टू अनदर वीडियो और आपका आज वीडियो स्वागत है। और कल हम लोगों ने कुछ एंशिएंट स्टोरी सुनी थी और हम लोगों ने इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। आज हम लोग सेकंड पार्ट देखने जा रहे हैं। मौजम फिर से टाइटल बताएंगे हमें। टाइटल है अनबिलीवेबल इंडियन एंशिएंट स्टोरीज हिस्ट्री स्पेशल फीचर्स अभिजीत चावड़ा दी रणवीर शो एपिसोड 66। वेल देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का विजुअल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा ब्लॉग के चैनल का लिंक और इस शो का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। एक जमाने में अफगानिस्तान भी इंडिया का पार्ट था, बिल्कुल। स्पेशली एंशिएंट जमाने में। महाभारत में एक कैरेक्टर है कौरव्स की माता श्री गांधारी, जो गांधार से थी। गांधार बिकेम कंधार, जो बाद में अफगानिस्तान बन गया। तो आई फील कि पहले सब अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक सब कुछ इंडिया ही था। बट ये सेपरेशन कब हुआ अकॉर्डिंग टू यू? आई थिंक मौर्यन साम्राज्य के टाइम पर सब कुछ इंडिया में था। बर्मा तक नहीं था शायद उस टाइम पे। ओके। लेकिन डेफिनेटली गांधार था। पूरा पाकिस्तान जो आज है सब कुछ था। फिर मौर्यन साम्राज्य के बाद गुप्ता साम्राज्य भी आया, जिसमें भी काफी सारा इंडिया फिर से यूनाइट हुआ था। लेकिन बीच बीच में ऐसे साइकिल्स आते रहते हैं जब इंडिया के अलग अलग छोटे छोटे किंगडम्स होते हैं। फिर जब ये जो टर्किक इन्वेजन्स हुए, उसमें फिर अफगानिस्तान जो आज है उसका कल्चरल और एथनिक कैरेक्टर बदलने लगा। ओके। फिर भी जब ये जो मुगल आए थे, टर्क्स, जब अकबर ने इंडिया का इन्वेजन किया था, तब इंडियंस ने और अफगान्स ने साथ में मिलकर उसको फाइट किया था। तब हमारा राजा था राजा हेमू, जिसकी पूरी आर्मी अफगान थी और उसने दिल्ली को कैप्चर किया। वहाँ पर उसको एम्परर का कोरोनेशन हुआ उसका, और फिर उसने अकबर से लड़ाई की और अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई। तो अकबर ने उसका सर काटकर काबुल भेजा, क्योंकि वो काबुल का किंग था बिकॉज उसके सारे सोल्जर्स वहाँ के थे। तो उस टाइम पर भी, अकबर के टाइम पर भी, अफगानिस्तान और इंडिया साथ में ही लड़े थे अगेंस्ट द टर्किक इन्वेडर्स। क्योंकि अफगान और इंडियंस का ब्लड तो एक ही है। रिलीजन बदल गया हो, डजंट मैटर, लेकिन जो अकबर था वो टर्क था। वो सेंट्रल एशिया से आया था। तो इंडियंस और अफगान दोनों उसको फॉरेनर मानते थे और एक दूसरे को सेम मानते थे। आई थिंक अभी भी देखा जाए तो जो आम इंडियन इंसान है, आम पाकिस्तानी इंसान है, आम अफगानी इंसान है, राशिद खान, शाहिद अफरीदी, MS धोनी एक दूसरे को भाई ही मानते हैं। अगर आप अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को देखेंगे और यहाँ मुंबई में चल रहे होंगे, कौन देखेगा उनको 2 बार? कौन बोलेगा ये फॉरेनर्स है? एक ही लोग है, दिखने में हर चीज में एक ही है। ये आर्टिफिशियली क्रिएटेड बाउंड्रीज है, डिवाइड्स है। सर, पर इतना बड़ा लैंड मास है, मतलब अफगानिस्तान से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक या बर्मा तक। तो जो आप कह रहे हो कि मौर्यन टाइम्स में एक ही किंगडम हुआ करता था, तो इतने बड़े किंगडम को गवर्न कैसे करते थे और प्रोटेक्ट कैसे करते थे? ये सबसे बड़ा पॉइंट है। अगर आप किसी भी बड़े किंगडम को देखेंगे, बड़े एम्पायर को देखेंगे, उसका इनवेरिएबली ब्रेकअप होता है। क्योंकि इन द पास्ट हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी जो रियल टाइम में कम्युनिकेशन करा सके। इसके लिए बहुत चांस होते थे कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा और फिर ब्रेकअप होगा। तो इसके लिए ये सब साइकिल्स आते हैं कि कंसोलिडेशन देन ब्रेकअप, कंसोलिडेशन देन ब्रेकअप। आज कंसोलिडेशन का पूरा चांस है बिकॉज वी हैव टेक्नोलॉजी। उसका फायदा उठाना चाहिए इफ यू वांट टू रीयूनिफाई द सबकॉन्टिनेंट अंडर द वे इट शुड बी। तो इसके लिए इन द पास्ट बहुत बड़े बड़े एम्पायर बने, लेकिन फिर से टूट गए आफ्टर सेंचुरी और 2 सेंचुरी और 5 सेंचुरीज व्हाटएवर। सो तिब्बत में एक रिलीजन है, बॉर्न रिलीजन। पहले तो बॉर्न रिलीजन के बारे में बता दो, और क्या वो भी इंडिया से रिलेटेड है? आई थिंक बॉर्न रिलीजन तिब्बत का इंडिजिनस रिलीजन है। इट इज in many ways similar to shamanism, animism, ancestor worship, nature worship, just like the Mongol Tengrism, ये सब। और ये बहुत अच्छे से सिंक्रेटाइज हो गया विथ वज्रयाना एंड तांत्रिक बुद्धिज्म। क्योंकि किसी भी पॉलीथियस्टिक रिलीजन के जो बेसिक फंडामेंटल्स है सेम ही होते हैं। कहीं भी जाओ आप, हर चीज को वो डिविनिटी मानते हैं। ट्रीज में भगवान है, पत्थर में भगवान है, आकाश में भगवान है, नदी में भगवान है। तो इन सब रिलीजन्स, पॉलीथियस्टिक रिलीजन्स के सब फंडामेंटल सेम होते हैं। तो इसके लिए बॉर्न और वज्रयाना और तांत्रा सब कुछ मिलके एक कंपोजिट कल्चर बन गया तिब्बत का, जो आज दिखता है हमें। आपने बहाइज्म के बारे में सुना है, लेकिन इतना स्टडी नहीं किया मैंने। एक मॉडर्न रिलीजियस मूवमेंट है विच इज बेस्ड ऑन स्पिरिचुअलिटी। उसका ये मतलब है कि जो बहाई
टेम्पल्स होते हैं या बहाई प्लेसेस ऑफ वर्शिप होते हैं, आप वहाँ जाकर आप जीसस क्राइस्ट को भी प्रे कर सकते हो, अल्लाह को भी प्रे कर सकते हो, कृष्णा भगवान को भी प्रे कर सकते हो, आपके ऊपर है. बट अंडरलाइंग लॉजिक इज एक दूसरे को प्यार बांटो, इस दुनिया को एक और ज़्यादा बेहतर जगह बनाओ. तो लोग कहते हैं कि बहाइज्म का एक राइज हो रहा है पूरे दुनिया भर में. अच्छा. और अगर आप स्पिरिचुअल चीज़ों को भी स्टडी करोगे, वहाँ भी उसे बहाइज्म नहीं कहा जाता, पर ये कहा जाता है कि एक यूनिफाइंग रिलीजन अभी आएगा जहाँ हर कोई ये मानेगा कि हाँ मैं हिंदू हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं बुद्धिस्ट हूँ, मैं जैन हूँ, बट एंड में सभी लोगों के दिल में यही रहेगा कि हाँ हम एक ही है. तो बहाइज्म का एक राइज होने वाला है अभी ओवर द नेक्स्ट 10 years. ओके. और बहाइज्म का राइज अभी होने लगा है, कोविड की वजह से और भी ज्यादा हो गया. अच्छा. इट्स अ रिलीजन ऑफ लव, इट्स अ रिलीजन ऑफ वननेस. अच्छा. तो शायद जो आप कह रहे थे कि पहले हर रिलीजन एक ही था, हम हर कोई एक ही कल्चर को फॉलो करता था. बेसिकली यही है कि हर चीज़ में भगवान ढूंढो, हर चीज़ में भगवान देखो. और वो सच भी है, मतलब वो आपके पीछे जो लाइट है वो भी, उसमें भी भगवान है, आप में भी भगवान है, मेरे में भी भगवान है, इसमें भी भगवान है. बिल्कुल बिल्कुल. यस. तो इट्स अ नाइस थॉट सर. तो 7 पॉइंट्स हो गए, आई थिंक 8-9 पॉइंट्स हो गए, बट फिर भी हम 8वां पॉइंट और 9th और 10th पॉइंट डिस्कस करेंगे. आई थिंक हमें एक चीज़ हाईलाइट करनी चाहिए और यह है ग्रेको इंडियन कल्चर. तो जैसे कि हमने कहा कि इंडिया से लोग माइग्रेट हुए हर जगह यूरोपियंस में, बट अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर वापस लौट आया इंडिया तक. बहुत इंटरेस्टिंग एंगल है ये उनकी स्टोरी पर. जो भी दुनिया को अलेक्जेंडर के बारे में पता है वो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से पता है. जो यूरोपियन स्कॉलर्स ने अलेक्जेंडर के बारे में लिखा, और इंडियन स्कॉलर्स ने अलेक्जेंडर के बारे में क्या लिखा, क्या बोला, शायद कुछ भी नहीं. तो ये समझा दो सर हुआ क्या था, और फिर ग्रेको इंडियन कल्चर की शुरुआत कैसे हुई थी. तो जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई लड़ाई होती है, तो उसके बारे में उसमें क्या एक्चुअली हुआ था वो जानने के लिए दोनों साइड की राय देखनी चाहिए हमें. तो आज जो अलेक्जेंडर के बारे में लिखा गया है वो सब ग्रीक पर्सपेक्टिव है. अभी इंडियन पर्सपेक्टिव क्या है, तो इंडियन हिस्टोरियंस ने या इंडियन रिकॉर्ड्स में अलेक्जेंडर का कोई भी मेंशन नहीं है, एक भी नहीं है. और अजीब बात यह है कि अलेक्जेंडर का जो जनरल था सेल्यूकस निकेटर, उसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है इंडियन सोर्सेज में, एंशिएंट इंडियंस उस टाइम के सोर्सेज में. तो ताज्जुब होता है कि अलेक्जेंडर के बारे में कुछ नहीं लिखा, लेकिन उसके जनरल के बारे में काफी कुछ लिखा. तो ऐसा लगता है कि उस टाइम की इंडियंस की आंखों में अलेक्जेंडर कुछ नहीं था, लेकिन सेल्यूकस निकेटर इंपॉर्टेंट था. क्योंकि अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद सेल्यूकस निकेटर ने उसका साम्राज्य का शासन संभाला, और उसने भी फिर इंडिया को इन्वेड करने की कोशिश की. थोड़ी बहुत लड़ाई की उसने चंद्रगुप्त मौर्य से, फिर दोनों की अग्रीमेंट हो गई, और चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर की बेटी को अपनी पत्नी की तरह स्वीकार किया, और दोनों फिर फैमिली बन गए, और उनकी अलायंस बन गई. और चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको सेल्यूकस को 500 हाथी दिए एज ए गिफ्ट, जिसको लेकर वो फिर उसने बड़ा एक किंगडम बनाया. तो ये हिस्ट्री इंडियन सोर्सेज बताते हैं, लेकिन अलेक्जेंडर के बारे में कुछ नहीं बताते हैं. और जब ये बहुत बड़ी लड़ाई हुई सपोजिटली अलेक्जेंडर और इंडिया के बीच में, तो ये सप्त सिंधु रीजन में हुई थी. वहां पर तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी हमारी बाजू में ही. इतने बड़े बड़े विद्वान थे वहां पर, उन्होंने कुछ क्यों नहीं लिखा उसके बारे में. तो थोड़ा आश्चर्य होता है और थोड़ा क्वेश्चन उठता है कि अलेक्जेंडर का एक्चुअल रोल क्या था, उसने इतनी बड़ी लड़ाई की थी या क्या हुआ उसका. तो एक्चुअली क्या हुआ है, और ये एक रशियन स्ट्रेटेजिस्ट है मार्शल ज़ुकोव, उन्होंने भी ये लिखा है कि मोस्ट लाइकली अलेक्जेंडर को बहुत बड़ी हार हुई थी इंडिया में, बहुत बड़ी पराजय मिली थी उनको, और वो बहुत बुरी तरह से घायल हो गए, और वापस जाकर ईरान में उनकी मृत्यु हो गई. मोस्ट लाइकली ये हुआ था. लेकिन दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द इंडो ग्रीक ईरा, क्योंकि अलेक्जेंडर के बाद सेल्यूकस निकेटर ने ये साम्राज्य संभाला, वो काफ़ी बड़े किंग बने. उनके मृत्यु के बाद उनका किंगडम टूट गया, क्योंकि इतना महान लीडर था नहीं उनके पास. फिर वो जो छोटे छोटे गवर्नर्स थे, उन्होंने अपने छोटे छोटे किंगडम्स बनाए. और ये नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का रीजन है, गांधार, प्रेजेंट डे पाकिस्तान एट्सेट्रा. तो ये इंडो ग्रीक कंट्री बन गया. वहाँ पर छोटे छोटे किंगडम्स हुए. एक बड़े महान किंग थे उनके, मिलिंद, जिनको इंग्लिश में मिनेंडर कहते हैं, जो पहले हिंदू थे फिर बुद्धिस्ट बन गए. उन्होंने बौद्ध धर्म का
एक्सेप्टेंस किया एक्सेट्रा। तो उन्होंने काफ़ी सारे डोनेशंस किए ईस्ट ऑफ इंडिया में, बिहार तक बड़े बड़े स्तूपा बनवाए एक्सेट्रा। तो ये बहुत विद्वान थे, बहुत ही अच्छे महाराज थे। मिलिंद, उनको मिनेंडर कहते हैं इंग्लिश में। तो ये इंडो ग्रीक्स है। तो 200-300 साल तक उनका ये साम्राज्य रहा, छोटे छोटे किंगडम्स इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। और ये जो गुजरात में एक जूनागढ़ नाम का एक नगर है, सिटी है, जो शायद पहले योनगढ़ कहा जाता था, मतलब ग्रीक सिटी, ग्रीक फोर्ट्रेस। तो शायद वहां तक ग्रीक लोग का इन्फ्लुएंस था। तो इसका मतलब ये है कि नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के जो लोग हैं आज, उनमें थोड़ा सा फ्रैक्शनल ग्रीक एंसेस्ट्री हो सकता है, क्योंकि वो काफी टाइम तक वहाँ यहाँ रहे थे। और बेसिकली ये इंडो ग्रीक्स थे, सिर्फ ग्रीक नहीं थे, क्योंकि उन्होंने इंडियंस से शादी की, विवाह किया और बेसिकली इंडियन ही बन गए। तो उनका जो साम्राज्य का जो डिक्लाइन हुआ, तो वो वापस ग्रीस नहीं चले गए, दे असिमिलेटेड विद इन द इंडियन पॉपुलेशन। तो ये एक इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ हिस्ट्री है, इंडो ग्रीक पीरियड। उनका कल्चर दिखाई देता है अकॉर्डिंग टू? उनका कल्चर इंडियन कल्चर था। ओके। जब वो आए थे तब वो ग्रीक थे, लेकिन फिर वो घुल मिल गए इंडियंस में। जब ये मिलिंद नाम के जो राजा थे, तो ही वॉज अ हिंदू इनिशियली, वो वेदों के बहुत बड़े ज्ञानी थे। फिर बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और वो बुद्धिस्ट बन गए। तो ये बेसिकली उनका कल्चर यही था, इंडियन कल्चर ही था ये। और सर, अगर हम ऐसे इंटरकल्चरल बातें कर रहे हैं, आई थिंक वी शुड हाईलाइट पॉइंट नंबर 9, विच इज किंग कनिष्क। फिर से हमारी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में इनके बारे में ज़्यादा कुछ सिखाया नहीं जाता, फिर भी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सिखाया जाता है, पर कनिष्का के बारे में इतना नहीं सिखाया जाता। वो एक हन थे, और राइट? नहीं, कुशान थे वो। कुशान क्या होता है? कुशान आर द ईस्टर्न मोस्ट स्कीथियंस। ये जो स्कीथियन लोग थे, वो बेसिकली एक इंडो ईरानियन लोग थे, नोमैड्स। वो जो पूरा सेंट्रल एशिया रीजन है, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन, ये पूरा रीजन उनका साम्राज्य था। उसको पहले स्कीथिया बोलते थे। तो उसका जो ईस्टर्न मोस्ट ब्रांच था, वो ये कुशान लोग थे, जो आज जो चाइना का शिंजियांग रीजन है, तारिम रिवर है, उसका जो बेसिन है बहुत बड़ा, वहां पर उनका ओरिजिनल साम्राज्य था। कैसे दिखते थे वो? दिखने में इंडो यूरोपियन, मोर लाइक यूरोपियन जैसा, लेकिन उनका जो डीएनए है, जेनेटिक्स, वो R1A1 है। मतलब इंडियन ओरिजिन डीएनए है उनका, इंडियन ओरिजिन पैट्रिलिनियल लीनिएज है उनका, वंश है। तो ये फिर कुछ 2200 साल पहले ये कुशान इंडिया में आए एज इन्वेडर्स, और उन्होंने नॉर्दर्न इंडिया को कब्जा किया धीरे धीरे। शुरुआत में गांधार में बसे वो लोग, फिर धीरे धीरे साउथ में आए, सदर्न इंडिया, मतलब नॉर्दर्न हाफ ऑफ इंडिया। उनमें उधर उन्होंने अपना साम्राज्य बनाया। उनके सबसे महान किंग थे, सबसे महान उनके एम्परर थे कनिष्क। तो ये जो कुशान आए, इन्होंने इंडिया को कॉन्कर किया, और फिर ये बहुत ही हारमोनियसली इंडियन पॉपुलेशन में घुल मिल गए, क्योंकि उनका कल्चर वही था, इंडियन ही था, उनका एंसेस्ट्री भी इंडियन ही था। तो ये एक्चुअली फॉरेनर नहीं थे, कल्चरली और लिंग्विस्टिकली इंडियन ही थे। थोड़ा लैंग्वेज थोड़ा अलग था, लेकिन कल्चर वही था। ओके। तो कनिष्क उनके सबसे महान सम्राट थे, महाराज कनिष्क। और कनिष्क ने बहुत बड़ा एक साम्राज्य बनाया। उनके अगर आप कॉइन्स देखेंगे तो उसमें शिव भी है, बुद्ध भी है, सब कुछ है। उनका जो साम्राज्य था वो कैस्पियन सी और अराल सी को टच करता था, और ऑल द वे अप टू बिहार था, पटना, पाटलिपुत्र एक्सेट्रा, पूरा गांधार था। और उन्होंने पूरा शिंजियांग जो आज का है वो भी वापस कॉन्कर किया चाइनीज लोग से। तो बहुत ही बड़ा एम्पायर था उनका। और ये बहुत बड़े कल्चर के प्रोपोनेंट थे। उन्होंने बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंसेस करवाई कश्मीर में एक्सेट्रा। और इंडियन कल्चर का किसी ने भी इतना प्रोपोगेट नहीं किया होगा जितना कनिष्क ने किया। उन्होंने सिल्क रूट ट्रांसमिशन ऑफ बुद्धिज्म शुरू किया। और ये सिर्फ बुद्धिज्म नहीं था, हिंदुइज्म भी था, क्योंकि चाइना में सारे के सारे हिंदू गॉड्स गॉडेसेस मिलते हैं आपको पुराने जमाने में। तो कनिष्क ने इतना एक्सपोर्ट किया इंडियन कल्चर को कि पूरा चाइना और ईस्टर्न एशिया बुद्धिस्ट बन गया, हिंदू/बुद्धिस्ट। तो ये सब कनिष्क का इनिशिएटिव था। तो इतने बड़े मिलिट्री कॉन्करर थे और इतने बड़े एक्सपोर्टर ऑफ इंडियन कल्चर भी थे। उनका लॉजिक क्या रहा होगा? उनका लॉजिक था कि नेशनल इंटरेस्ट, further India's national interest beyond India's borders, make the world a more civilized place for Indians and a better welcoming place for Indians. Most likely उनका यही था। ये भी जियोपॉलिटिक्स खेल रहे ये भी जियोपॉलिटिक्स ही है। यस, करेक्ट। सर, जियोपॉलिटिक्स बेसिकली
एक गेम ऑफ थ्रोन्स की तरह है, स्पोर्ट है, इंटरनेशनल स्पोर्ट है। और आज के ज़माने में चाइना, यूएसए, ये दो नेशंस, रशिया खेल रहे हैं जियो पॉलिटिक्स। इंडिया जियो पॉलिटिकल रेस में थोड़ा सा पीछे है। थोड़ा सा तो एंशिएंट पर्सपेक्टिव से आप जियो पॉलिटिक्स समझा सकते हो कि क्योंकि जियो पॉलिटिक्स हमेशा के लिए रहा है, बट एंशिएंट ज़माने में जब लोग कहते थे कि भारत एक सोने की चिड़िया होती थी, तो दुनिया इंडिया को किस नज़रिए से देखता था और क्यों इतनी इन्वेजन क्यों हुई? हमारे धन की वजह से हुई, हमारे कल्चर की वजह से हुई, क्या होता था? क्वेश्चन रहता है। तो एंशियंट वर्ल्ड में इंडिया सेंटर ऑफ द यूनिवर्स था, सबसे बड़ा कल्चर था, सबसे बड़ा सिविलाइजेशन था, सबसे बड़ा अर्बन सेंटर था दुनिया का, और सबसे ज़्यादा धन भी था इंडिया में। अभी आप अगर एंगस मैडिसन का जो स्टडी है, वो एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है, उसका स्टडी देखेंगे तो इंडिया मोस्ट ऑफ हिस्ट्री में अब एटलीस्ट 33% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी का हिस्सेदार था। सो पूरा वर्ल्ड का जो जीडीपी है उसका एटलीस्ट 33% इंडिया में था, लेकिन बिफोर दैट पीरियड आई थिंक 50% से ज़्यादा होगा। तो सारा का सारा धन इंडिया में था। इसके लिए बहुत सारे लोग यहाँ पे आने को कोशिश करते थे, इन्वेड करने को कोशिश करते थे। और जैसे आज यूएस में सब लोग इमिग्रेट करना चाहते हैं क्योंकि इतना अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वहाँ पे, उस टाइम पर इंडिया वैसा था। तो इसके लिए बहुत सारे लोग इंडिया में आए, अलग अलग जगह से, सब घुल मिल गए इंडियन कल्चर में। और इंडिया का जेनेटिक डाइवर्सिटी आप देखेंगे तो इससे मालूम पड़ता है। तो ये इंडिया का पूरा एंशिएंट सिचुएशन था। और इंडिया के जो बड़े बड़े एम्परर्स रहे हैं, जैसे कि मौर्यंस थे, कनिष्क थे, गुप्ता एम्पायर था, उन्होंने ये जियोपॉलिटिक्स का गेम बहुत अच्छे से खेला, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स का सेंट्रल प्रिंसिपल है नेशनल इंटरेस्ट और सिविलाइजेशनल इंटरेस्ट। आप जो भी करते हो, आपका एक मेन ड्यूटी है कि आपका जो साम्राज्य है और उसके जो लोग हैं उनका लॉन्ग टर्म प्रोस्पेरिटी आपको फर्दर करना है। उसका आपका वही काम है एज अ किंग और एम्परर। तो ये सब वही करते थे। कनिष्क ने ये किया, इतना बड़ा साम्राज्य बनाया, पूरा जो नॉर्दर्न रीजन था उसको सबड्यू किया, पैसिफाई किया, सिविलाइज किया, और चाइना में हर जगह में इंडियन कल्चर स्प्रेड किया। ये जियोपॉलिटिकल गेम है, इट इज अ लॉन्ग टर्म जियोपॉलिटिकल गेम। और उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट इंडिया में हुआ, क्योंकि पूरा का पूरा चाइना है वो इट बिकेम वेरी मच प्रो इंडिया बिकॉज दे रिस्पेक्टेड इंडिया एज द गिवर ऑफ नॉलेज, राइट। फिर चोला जो है, चोला डायनेस्टी, उन्होंने पूरा का पूरा साउथ ईस्ट एशिया कॉन्कर किया, लेकिन एथिकल कॉन्क्वेस्ट था। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉन्क्वेस्ट एंड कॉलोनाइजेशन। उन्होंने कभी कॉलोनाइजेशन नहीं किया, उन्होंने कभी वेल्थ एक्सट्रैक्ट नहीं किया, उन्होंने वहां पे कॉन्क्वेस्ट किया लेकिन कभी भी सिविलियन पॉपुलेशन को टच नहीं किया। तो इतने एथिकल कॉन्करर्स थे, इसके लिए वहां के पॉपुलेशन ने इंडियन कल्चर को ऑब्जर्व कर लिया, क्योंकि ये सुपीरियर कल्चर था। तो आज इसकी वजह से इतना सारा इंडियनाइजेशन है साउथ ईस्ट एशिया में। सो दिस वाज आल्सो जियोपॉलिटिक्स एंड नेशनल इंटरेस्ट। उन्होंने इंडियन लॉन्ग टर्म नेशनल इंटरेस्ट को फर्दर किया। तो नेशनल इंटरेस्ट फॉर अ लार्ज एम्पायर हमेशा ये है कि आप बियॉन्ड योर फिजिकल जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, आप उसके बियॉन्ड अपने इंटरेस्ट को फर्दर कीजिए, राइट। सो दिस इज व्हाट इंडिया नीड्स टू लर्न टुडे, कि आप सिर्फ डिफेंसिव मत खेलिए, राइट। आप सिर्फ डिफेंसिव वॉरफेयर मत खेलिए, आपके आर्मी को, नेवी को सिर्फ डिफेंसिव मत बनाइए, थोड़ा बाहर भी देखने को दीजिए उनको, राइट। ताकि हम अपने नियर अब्रोड को थोड़ा स्टेबल रखेंगे तो हमारा इंटरनल कंडीशन भी अच्छा होगा। सो दिस इज द काइंड ऑफ गेम इंडिया नीड्स टू प्ले। और हमारी जो टेक्स्ट बुक्स है उसमें क्या है कि ये सब बातें बताई नहीं जाती है। अभी इंडियन पॉपुलेशन, इंडिया के सब लोग सोचते हैं कि हमने 2000 साल से कुछ नहीं किया है, किसी को कॉन्कर नहीं किया है। तो कनिष्क कौन था भाई? चोला कौन थे? बहुत है ऐसे एग्जाम्पल्स। ललितादित्य मुक्तपीड कौन था? और बहुत सारे और एग्जाम्पल्स है। तो इससे ये डिफीटिस्ट मेंटालिटी आती है इंडिया में, डिफेंसिव मेंटालिटी आती है और नेशनल प्राइड बिल्कुल नहीं बनती है। अब नेशनल प्राइड सिर्फ दूसरों को कॉलोनाइज करने से नहीं आती है, लेकिन हमने एथिकल कॉन्क्वेस्ट किए थे और हमने उनका एक्चुअली कंडीशन बढ़ाया था, अच्छा किया था, प्रॉस्पेरिटी बढ़ाई थी हर जगह की। तो अगर ये हिस्ट्री अगर हम जानेंगे, आज के बच्चे जानेंगे, तो थोड़ी प्राइड आएगी उनमें, थोड़ा आत्मविश्वास आएगा। तो इसके लिए हमें हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स थोड़ी सुधारने की जरूरत है। मैं नहीं कहता हूं कि उसको डिस्टॉर्ट कीजिए, लेकिन लेट इट रिफ्लेक्ट द रियलिटी ऑफ व्हाट हैपेंड। आई फील कि ये भी ब्रिटिशर्स हमारे साथ जियोपॉलिटिक्स खेल के गए। पहले एजुकेशन सिस्टम थोड़ा बर्बाद किया, फिर हिस्ट्री बुक्स में लिखा कि नहीं आप कुछ नहीं हो, मतलब आपने कुछ भी नहीं देखा है। आपको एक्चुअली लोग इन्वेड करते थे पहले से। मोहनजोदारो के टाइम से लोगों ने
को इन्वेड किया, पहले आर्यंस आए, फिर आपको वहाँ से भगाया, उसके बाद इन्वेडर्स आए, टर्किक इन्वेडर्स आए, उसके बाद ब्रिटिशर्स आए, तो आप एक इन्वेजन पॉइंट थे। बट ये सच नहीं है, ये सच नहीं है, और ये हिस्ट्री हमें हटानी है, हमें एक्चुअल हिस्ट्री सीखनी है, हमें बैलेंस हिस्ट्री जाननी है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो बुरा हुआ, जो भी फैक्ट्स है उसको सीखना है, ताकि सब सारे के सारे लेसन्स मिले हमें, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। आई फील कि जो धन इंडिया ने पिछले 200-300 साल में खोया है वो डेफिनेटली लौट के आएगा इन द फॉर्म ऑफ बिजनेसेस, इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोर्ट, इन द फॉर्म ऑफ टूरिज्म। पर उसे आने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत है, पहले लीडरशिप जैसे कि आपने कहा, और दूसरी आत्मविश्वास। बिल्कुल। और ये दोनों चीज़ें एजुकेशन सिस्टम से निकल कर, बिल्कुल परफेक्ट। और एजुकेशन सिस्टम से अगर नहीं निकल कर आई तो होपफुली यूट्यूब से निकल कर आएंगी, स्पॉटिफाई से निकल कर आएंगी। सो अभिजीत चावड़ा सर, थैंक यू वंस अगेन। ये हमारा हिस्ट्री एपिसोड का सीक्वल था। आई होप कि लोग हमारे जियोपॉलिटिक्स के एपिसोड्स देखें, एस्ट्रोफिजिक्स के एपिसोड्स देखें, और स्पेसिफिकली हिस्ट्री के बारे में अगर और कुछ जानना है, फर्स्टली आप सर का पॉडकास्ट चेकआउट कीजिए, और सेकेंडली जो भी क्वेश्चंस है ट्विटर पर भेजते रहिए, राइट इन, वी विल स्टे एक्टिव आई गेस ऑन TRS, ऑन द अभिजीत चावड़ा शो। थैंक यू गाइस। सर, एनी पार्टिंग नोट? जस्ट ट्राई एंड लर्न द रियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, दैट्स इट। और बहुत कुछ है, हमने और सारा इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल है, अगर आपको मालूम है कहाँ ढूंढना है, सब कुछ मिलेगा। अभिजीत चावड़ा सर, थैंक यू अगेन फॉर बीइंग ऑन द रणवीर शो हिंदी। थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू। दोस्तों, तो ये था एक और हिस्ट्री स्पेशल अभिजीत चावड़ा सर के साथ। ऑफ कोर्स चावड़ा सर लौट कर आएंगे इस पॉडकास्ट पर मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आप और कौन से हिस्टोरियंस को इस पॉडकास्ट पर देखना चाहेंगे। अभिजीत चावड़ा ने हमारे साथ इंग्लिश में भी बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं, उन्हें भी जाके देख लो। स्पॉटिफाई पर द रणवीर शो को फॉलो कीजिए। द रणवीर शो इंग्लिश स्पॉटिफाई एक्सक्लूसिव है, वहाँ आपको हमारी पूरी पॉडकास्ट, इंग्लिश पॉडकास्ट की बैंक मिल जाएगी। बहुत भारी भारी एपिसोड्स आजकल रिलीज करें, न्यूरो साइंस के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, जियोपॉलिटिक्स के बारे में, और बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में, ऑफ कोर्स स्पिरिचुअलिटी के बारे में। पर हिंदी पॉडकास्ट का फ्लेवर अलग होता है, तो प्लीज़ बता दो कि और किस किस को आप देखना चाहोगे हिंदी पॉडकास्ट पर, और हमें ये भी बता दो कि किन टॉपिक्स को हमें कवर करना चाहिए इस द रणवीर शो हिंदी पॉडकास्ट में। थैंक यू दोस्तों। आई होप कि आपने इस एपिसोड को एंजॉय किया। अगर एंजॉय किया तो लाइक दे दीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, हर भारतीय इंसान के साथ शेयर कीजिए ये पॉडकास्ट। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, फ्रॉम रणवीर एंड द टीम, लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। आज के इस हाफ पार्ट की बात करने से पहले मैं कल जो है बहुत सारे लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने मुझे ईमेल भी की और जो है कमेंट सेक्शन में भी जो है काफी कुछ बताया, जो है काफी डिटेल से मुझे जो है बताया गया, तो उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आज की मैं बात करूं तो नो डाउट जो है जितनी भी चीजें यहाँ पर आज मैंने सुनी ना वो सारी मेरी नई थी, मैं इसके बारे में पहले बिल्कुल भी नहीं था जानता। बिल्कुल, ये एपिसोड बिल्कुल फ्रेश था हमारे लिए, जिसमें से आई डोंट थिंक कि हम लोग कोई एक चीज भी जानते थे। जो हेमो वाला था वो हम लोगों ने लास्ट पार्ट में भी देखा था, कल के पार्ट में, उससे ऑनवर्ड मुझे लगता है सब चीजें हमारे लिए नई थी। स्पेशली जैसे रिलीजन के बीच में बात की गई, और कल भी मैं ये चीज डिस्कस कर रही थी, तो बहुत सारे लोगों को लगा कि शायद ऑब्वियसली हर किसी की अपनी ओपिनियन होती है, बट मेरा यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो रिलीजन की, जैसे कि अभिजीत सर ने भी बीच में बात की कि जो फाउंडेशन होती है, जो बिलीफ होता है एक रिलीजन का, चाहे वो आपको उसका नाम बदल लो, उनके तरीके बदल लो, लेकिन जो वो एक हम कहेंगे कि मेन कोर है उसका या उसकी फाउंडेशन है ना, वो सेम रहती है। अभी अगर जो कल हम लोगों ने वीडियोस देखी थी उसमें भी मुझे तो यही चीज समझ में आई थी, और मैं बहुत सारी और चीजें भी देखती हूँ। इवन कि हम लोग हिंदुइज्म की इतनी ज्यादा चीजें देखते हैं और फिर उसके बाद हम लोग अपने मतलब ऐसे फेथ के मुताबिक देखते हैं, तो वही चीजें हम लोगों को नजर आ रही थी। जस्ट नाम जो है यहाँ पर चेंज हो गया हुआ है, अदरवाइज आप फॉलो वही कर रहे हो। यार मैं अगर बात करूँ ना, तो हमने जितनी भी वीडियो देखी है ना, तो एक चीज तो ये नजर आती है कि हर जो कल्चर, जो रिलीजन है उसमें जो है कल्चर लगभग सेम ही चीजें जो है वो नजर आपको आ रही हैं। तो ये जो है मुझे जो है इस चीज से जो है कॉन्सेप्ट क्लियर है। दूसरा जो है मुझे एक और जो चीज है वीडियो में बहुत अच्छी लगी, जो एक स्पेशल प्लेस बनाई गई है जहाँ पर कोई भी कल्चर का जो है, यानी कोई भी रिलीजन का बंदा जा सकता है और जो है एक दूसरे को
एक दूसरे के बारे में सबसे बड़ी बात है कि जान सकते हैं, आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि जोनसा यानी कि जो टाइम चल रहा है, जोनसा मैंने कह दिया, ये जो टाइम चल रहा है इसमें जो है ऐसी जगहों की पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा जरूरत है जहां पर आप मिलकर बैठ सकें, एक दूसरे से बात कर सकें, एक दूसरे को समझ सकें कि आप क्या कह रहे हैं, आपका जो है एक बेसिक वो चीज क्या है, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरत है आज के टाइम में इस चीज की। देखो ऐसे जगहों का मैं बोलूंगी कि वैसे मेरे लिए तो ये बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट है और नई चीज मैं आज ये सुनी है इसमें, बट मुझे वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मुझे नहीं लगता कि वहां पर ऐसी प्लेसेस पर जाकर किसी एक दूसरे को हम लोगों को समझाना पड़ेगा कि हम इस बिलीफ को क्यों फॉलो कर रहे हैं या हमारा ये फेथ क्यों है। हम जस्ट वहां पर प्रैक्टिस कर रहे हैं जो हमारा दिल कर रहा है, और हम जो उसको मतलब अंदर से हैं वो ही हम बताएंगे। उसमें हमें ये नहीं होगा कि नहीं अगला बंदा क्या सोचेगा। मुझे लगता है कि ये वाला जो कल्चर है ना वो हर जगह पर होना चाहिए, और बल्कि इसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट होना चाहिए, मुझे जहां तक लगता है। उसकी रीजन ये है कि मैंने बहुत सारे लोगों में ये चीज देखी है हर कम्युनिटी में, कि वो लोग कहेंगे कि हमारा रिलीजन बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है, इसके साथ किसी को मैच ना करो, इसके बराबर किसी को लेकर ना आओ। मुझे नहीं समझ में आती कि हम लोग इतना ज्यादा क्यों डिस्क्रिमिनेट करते हैं चीजों को लेकर, और रिलीजन को लेकर, फिर उसके बाद कास्ट को लेकर, लोगों को लेकर, ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स है जो हम लोगों ने खुद ही क्रिएट कर ली हुई है। आप जो चीज फॉलो करना चाहते हैं अगर हम खुशी के लिए एक दूसरे के लिए करें तो मेरे ख्याल में वो ज्यादा बेहतर है, बजाय से कि हम हमेशा एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए और हम कहेंगे कि तंग करने के लिए चीजें करते हैं। बेसिकली मैं यहाँ पे कहूँ ना, हमारे कल्चर का ये एक हिस्सा बन चुका हुआ है कि एक दूसरे को तंग करना, एक दूसरे की टांग खींचना, ताने मारना एक दूसरे को, ये हमारे कल्चर का एक जो है बहुत लंबे समय से एक हिस्सा बन चुका हुआ है। लेकिन मैं यहाँ पे सिकंदर आजम की बात करना चाहूंगा कि मुझे भी भाई उसके बारे में मैंने कभी इतना ज्यादा पढ़ा नहीं है, बस ये मालूम है मुझे कि उसने इंडिया में इन्वेजन करने की कोशिश की थी और जो है वो नहीं यहाँ पे कामयाब हो पाया था। लेकिन उसके बाद जो है इंडो ग्रीक कल्चर जो है जो स्टार्ट हुआ वो भी मेरे लिए काफी ज्यादा जो है नई चीज है। वैसे ये चीज है कि इंडियन कल्चर में जो बंदा आया ना वो यहाँ पर आकर रच बस गया, यहाँ के कल्चर में, यहाँ पे लोगों के साथ मिलजुल गया, बेशक वो कहीं से भी उठ के आए हो। और फिर वहां पर इवन कि अभी के टाइम में भी अगर हम लोग देखें मौजम, तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है कि बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं, वाराणसी में वो रह जाते हैं, फिर बहुत सारी जगहों पर रहते हैं, और हमने खुद वीडियोस भी ऐसी देखी हैं। तो मुझे लगता है शायद ये मट्टी ही इस तरह की है कि आपको ना इस जगह से प्यार हो जाता है। तो मुझे लगता है कि जितनी खूबसूरत मट्टी है ना, हमारे दिल भी उतने ही अच्छे होने चाहिए। मैं इस चीज से भी अग्री करती हूँ कि हम सबकी सोच नहीं बदल सकते, हर किसी का अपना अपना एक ओपिनियन रहता है और उसका सोचने का जो तरीका है वो भी हम चेंज नहीं कर सकते। बट आई थिंक एक हद तक आप किसी को समझाने की कोशिश कर सकते हो, अगर वो बात नहीं सुन रहा या नहीं मान रहा उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप अपना धर्म जरूर निभाएं। धर्म निभाने के बाद आप साइड पर हो जाएं, क्योंकि आप समटाइम्स ऐसा भी होता है ना कि आप दीवार के साथ अपना सर नहीं मार सकते, और कुछ लोग लिटरली ऐसे रिस्पॉन्ड करते हैं आपको कि आप उनके साथ जितना मर्जी बात कर ले, समझाने की कोशिश करें, फैक्ट्स बताएं, बट उनकी सुई जो है ना वो अटकी हुई होती है। वो क्या नाम लेते हैं, वो ये साहब होता है कि उनका सर नहीं आप पटक रहे होते दीवार पे, आप अपना सर दीवार पे पटक रहे होते हैं उन लोगों के साथ ना। इस तरह का एक रीजन नजर आता है ऐसे लोगों का, और वो ये आता है कि उनके पास ना नॉलेज नहीं रहता, वो चीजें इतना पढ़ते नहीं है, एक्सप्लोर नहीं करते, सुनी सुनाई बातों पर ज्यादा यकीन करते हैं। प्लस वो अगर उनका नॉलेज होता भी है ना, तो उनका जो अपना फेथ है वो सिर्फ वहां तक बाउंड रहता है, वो उससे बाहर निकलकर ना कुछ चीज पढ़ते हैं, ना किसी और का पर्सपेक्टिव जानते हैं कि ये कैसे रहते हैं, क्या सोच हो सकती है। तो मुझे लगता है ये सारी चीजें बड़ी असर करती हैं जब आपकी एक पर्सनालिटी में आपका क्या माइंडसेट है उसको बनाने में। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात करना चाहूंगा, एक चीज जो मुझे काफी ज्यादा जो है वो देखने को मिलती है, खासतौर पर मैं जो इन्वेजन हुए थे तुर्क की तरफ से हुए थे, या जो खासतौर पर अफगानिस्तान वाली साइड से जो इन्वेजन होते रहे हैं, उनमें जो है मुझे एक चीज यानी कि जब वो किसी रियासत के बादशाह का सर उतार देते यानी कि हरा देते थे तो उसका सर उतार दिया जाता था। ये जो है मैंने ये चीज देखी है कि काफी ज्यादा उस वक्तों में जो थे ना इन्वेडर्स, उनकी तरफ से ये चीज काफी ज्यादा पाई जाती थी। और यहाँ पे फिर मैं बात करना चाहूंगा कि मुझे जो है ना अपने जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है इसकी हिस्ट्री में सबसे जो एक कहते हैं दुखी करने वाली चीज, वो वाकई जो वीडियो में डिस्कस किया गया कि उसे बहुत
बुरे तरीके से जो है वो चेंज किया गया है, हमें जो है वो उस तरह पहुंचाई ही नहीं गई, हमें कभी उसके बारे में उस तरह बताया नहीं गया कि भाई हम कभी प्राउड फील कर सकें। हमें बस यही बताया गया कि भाई फलाना आ गया उसने तुम पे हुकूमत कर ली, इधर से ये आ गया उसने तुम पे हुकूमत कर ली। और लिटरली ये चीज़ें ऐसी हैं कि आपको जो है ना वो अंडर एस्टिमेट करने के लिए बहुत है। मैं अगर अंग्रेज़ों की बात करूं तो अंग्रेज़ों ने तो आके जो हिस्ट्री तो इस तरह मैनिपुलेट की है, लोगों को इस तरह जो है वो डिवाइड किया ना कि उसका असर यानी कि तकरीबन 75 ईयर्स गुजर गए हैं उन्हें यहाँ से गए हुए, लेकिन उसका असर अभी तक यहाँ लोगों पर कायम है। वैसे ब्रिटिशर्स से मुझे याद है, मैंने कमेंट सेक्शन में ही पढ़ा था, आई थिंक कुछ मैंने ऐसे बोला था कि उनके बच्चों को कैसा लगता होगा कि जब वो इस तरीके से पढ़े, तो किसी ने कमेंट किया था कि वो लोग अपनी यूथ को इसके बारे में पढ़ाते ही नहीं है कि उन लोगों ने क्या करवाया था उस टाइम पर या क्या किया था यहाँ के लोगों के साथ। और जहां तक मैं कहूँगी शिकवा करने की बात है, तो मुझे तो बहुत ज्यादा इस चीज का रहता है कि चलो हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट कर दिया गया, वो एक अलग बात है, बट वाकई में अभी मैं अगर पाकिस्तान की बात करूं, हम में से बहुत सारे बच्चों को हिस्ट्री की चीजों का पता ही नहीं होता। हमारे फ्रीडम फाइटर्स कौन थे, किन किन लोगों ने किस तरीके से कंट्रीब्यूट किया, उसका पता नहीं है। लाइक बिफोर पार्टीशन मुझे लगता है कि ये सारी चीजें हम लोगों को बतानी चाहिए, पढ़ानी चाहिए। कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जिनको नॉलेज है यहाँ पर, जिनको मैं सुनती हूँ तो मुझे बड़ा खुशी होती है कि हाँ भाई ये लोग जानते हैं और ये लोग इस चीज को एडमिट करते हैं। बाकी मेजॉरिटी की मैं बात करूँ तो लोगों को पता ही नहीं है इन चीजों के बारे में। बट आई थिंक कि आपका डीएनए सेम है, इसी बेस पर आपको अपनी जो हिस्ट्री है वो पढ़ा देनी चाहिए और सिखानी चाहिए कि क्या क्या अचीवमेंट्स रही हुई हैं। और जहां तक अगेन ब्रिटिशर्स की बात है तो मैं ये बात बोलती हूँ तो चलो वो तो चले गए, एक ठीक है, हमें एक ऐसा स्लेवरी वाला एक हम कहेंगे कि माइंड भी दे गए, काफी हद तक हम लोगों ने काफी टाइम तक भुगता भी, बट अभी तक हम लोग क्या करें, अभी भी तो हम लोग वही चीजें कर यार। मैं अगर बात करूँ ना, इस टाइम एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रही है यहाँ पर जो है ना वो पुराने जो एक एम्पायर्स होते थे उनकी वाली, कि कहीं पे भी इन्वेजन हो जाता था तो वो इलाका अगर कमजोर होता था वहां पे कब्जा हो जाता था। तो बेसिकली वहां पे भी अगर देखा जाए तो वो मिसाल ये कम्युनिकेशन गैप वाली, क्योंकि आजकल तो कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, फौरन जो है वो आपको बैकअप पहुंच जाता है, लेकिन वो वक्त ऐसा था कि आपको जो है बैकअप नहीं था पहुंचता टाइम पर। वही चीज अगर देखी जाए ना आज के जमाने में भी हमें देखने को मिल रही है कि हमारे यहाँ के जो एक लोग है ना उनमें कम्युनिकेशन उनमें जो है ना वो उस तरह नहीं है, नहीं बैरियर तो वो नहीं रहा, लेकिन उसके बावजूद बहुत बड़ा बैरियर है। मौसम देखो, मैं ये बात करी कि उस टाइम पर जैसे वीडियो में बोला ना, मैं भी अक्सर सोची थी इतनी इन्वेजन्स कैसे हो जाती हैं। वैसे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो रणवीर ने पूछी थी वो मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि किस तरीके से वो इतनी बड़ी एम्पायर को संभालते हैं, लेकिन खैर उसका जवाब भी बड़ा अच्छा था। और उसके बाद बीच में जो प्रॉब्लम हुई कि लाइक एक कम्युनिकेशन गैप रहता था, इस वजह से भी वो वीक हो जाती थी वो टेरिटरीज, तो वहां पर इन्वेडर्स आ जाया करते थे। मेरा ख्याल है कि तब कम्युनिकेशन वाली टेक्नोलॉजी होती तो बहुत जो है वो साम्राज्य रहता और बहुत ज्यादा एक वो होती स्ट्रॉन्ग यहाँ पर होती। मौसम देखो अभी की अगर बात करें ना, मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन गैप आज के टाइम में हम लोगों ने खुद ही हमारे लिए पैदा किया हुआ है, क्योंकि हम लोग एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। अब ब्रिटिशर्स तो चले गए, ठीक है, जो करना था जिस तरीके से उन्होंने डिवाइड करना था वो भी कर गए, लेकिन अब हमारे अपने लोग हम लोगों को डिवाइड कर रहे हैं। कोई हमारे खिलाफ साजिश नहीं कर रहा, यकीन मानिए मुझे लगता है हम खुद ही अपने खिलाफ साजिश कर रहे हैं, हमारे अपने लोग जो हैं वो ही हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। इंसान जो है ना वो इंसान जो है ना अपने खिलाफ साजिश पहले खुद रचता है, बाद में किसी के खिलाफ रचता है। तो आज के वक्त में ये वाकई बात हकीकत है। और देखो हम लोगों ने जितनी भी ऐसी मूवीज देखी है ना जो कि हिस्ट्री पर बनी हुई है, उसमें अगर सबसे पहले प्रॉब्लम आई है तो आपके घर के किसी बंदे ने बताया है और फिर आपका साम्राज्य खराब हुआ है। अदरवाइज को भी ऐसा नहीं हुआ कि बाहर के बंदे ने अचानक से अटैक कर दिया। आपको अंदर से कोई बंदा ऐसा मिलता है जो कमजोर कड़ी होता है और फिर उसके बाद ये प्रॉब्लम होती है कि लोग आपके ऊपर आकर हुकूमत करते हैं। हम बेशक कंधार की बात करें, हम बेशक झांसी की बात करें, हमेशा वो एम्पायर तब ही गिरे हैं जब अंदर के बंदे ने अंदर जाने के रास्ते बताए हैं। अभी बल्कि मैं वो एक मूवी देख रही हूँ मराकर, जो अभी रिसेंटली देख भी लिया आपने? देखी नहीं है एक्चुअली, मैं मूवी ना
मेरा अजीब ही एक किस्म का एक टेस्ट होता जा रहा है। मैं ना 2-3 दिन में मूवीज देख रही हूँ। मजा भी इसी तरह आता है। नहीं मतलब मैं एक दिन में मूवी नहीं देखती। तो नहीं देखी जाती, काम इतने होते हैं। काम होते हैं तो इस वजह से मैं साइड बाय साइड मूवीज देखती रहती हूँ। तो उसमें भी यही चीज मैंने देखी कि आपके घर का भेदी लंका ढाए, वो वाला एग्जाम्पल यार हमेशा इसी तरह आता है। आज के टाइम में मैंने जितनी भी हिस्ट्री की जो है मूवीज देखी हैं, बेशक वो एम्पायर्स की हैं, बेशक वो आप किसी जो है वो पॉलिटिशियन के ऊपर जो इस दुनिया में नहीं रहा उसके अगर आप डॉक्यूमेंट्री उठाकर देख लें तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज नजर आ ही जाती है कि दबे छुपे अल्फाज में घर का बंदा ही ऐसा होता है जो आपके राज बाहर पहुंचा रहा होता अच्छा, है। और एक चीज यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक था पॉइंट के जियो पॉलिटिक्स, वो आज के टाइम में भी हम लोग को देखने को मिलती है। जिस कंट्री की पॉलिटिक्स जितनी अच्छी होती है, जियो पॉलिटिक्स की स्पेशल हम बात करें तो उसका होल्ड उतना ज्यादा अच्छा रहता है पूरी दुनिया पर। उसकी छाप, उसका पावर, उसके डिसीजंस के कितना इम्पैक्ट करता है बाकी दुनिया को, बाकी कंट्रीज को, ये हम लोग को साफ देखने को मिलता है। बट मैं ये बात सोचती हूँ कि देखो ये चीज शुरू से चलती आ रही है, हम लोगों को अब आकर अगर चीजें पता चल रही हैं। बट अगर जैसे कि बीच वीडियो में बोला कि आप जियो पॉलिटिक्स इसलिए करते हो या किसी जगह को इसलिए कंकर करते हो क्योंकि आप वहां के लोगों को भी फायदा दे रहे हो, ठीक है, आप वहां पर एक बैलेंस मेंटेन कर रहे हो रादर देन कि आप सिर्फ वहां पर लूट मार कर रहे हो, तो मुझे ये चीजें फिर सही लगती हैं उससे। लेकिन अगर आपकी सिर्फ इंटेंशन ये रहती है कि लूट मार करनी है और सिर्फ अपनी एक होल्ड रखना है, जैसे आज के टाइम में हम लोग चाइना को देखते हैं, स्पेशली मैं बात करूंगी कि चाइना का ये होता है कि किसी भी तरीके से मेरा होल्ड होना चाहिए, और जो उसके इर्द गिर्द के कंट्रीज हैं उनके ऊपर देखा जाए तो उसका होता है कि छोटे छोटे कंट्रीज को वो हथियार ले, चाहे वो लोन देकर किसी भी तरीके से। तो मुझे ये चीज फिर इस सेंस में जियो पॉलिटिक्स इस सेंस में तो मुझे गलत लगती है कि इस तरह का तो होल्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों की जिंदगियों के साथ खेल रहे हो। तो एनीवे ओवरऑल काफी अच्छी वीडियो थी एंड आई होप कि आने वाले टाइम में हमें मजीद ऐसे अच्छे अच्छे पॉडकास्ट देखने को मिलते जाए, क्योंकि इससे क्या होता है कि एक तो बहुत नॉलेज आपको मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलती है। समटाइम्स ये होता है कि चीजें आप जब बार बार देखते हो और पढ़ते हो ना तो कहीं ना कहीं फिर वो आपके दिमाग में रहना शुरू रहती है। जैसे चोला डायनेस्टी की मैं बात करूं, लास्ट जो हम लोगों ने पॉडकास्ट देखा था उसमें उसके बारे में जाना था, तो मुझे अच्छा लगता है। खैर एनीवे आप जरूर बताइएगा आपका क्या कहना है इन पूरे वीडियो के बारे में, जो टॉपिक्स डिस्कस किए गए हैं जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ हम इजाजत, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।